हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं लाइन ग्राफ की सेकंड वीडियो। इसमें पर्टिकुलरली हम ये वाला ग्राफ कवर करने वाले हैं जो है मोस्ट टिपिकल लाइन ग्राफ। मोस्टली ऐसे ग्राफ को जिसमें बहुत सारी लाइंस होती है देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे, वेरिएशन कैसे लेके आएंगे। तो इसी चीज़ पे आज हम फोकस करने वाले हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने एडवर्ब, एडजेक्टिव किए थे कि किस ट्रेंड को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि हमने वर्ड्स किए थे कि अगर आपको लिखना है कि कोई फिगर बढ़ रही है तो आप क्या लिखोगे और अगर घट रही है तो क्या लिखोगे, और चेंजेस वर्ड में कैसे लेके आ सकते हो, इसके लिए अलग अलग वर्ड्स हमने किए थे। लेकिन इसमें हम करने वाले हैं पर्टिकुलरली सेंटेंसेस कि आप सेंटेंसेस में वेरिएशन कैसे लेके आ सकते हो और सेम काइंड से सेंटेंसेस आप बाकी ग्राफ में यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाओगे और आपको लिखने में भी आसानी होगी। जैसे कि इसमें इसने दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द पिक्चर बिलो शोज द यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी अकाउंटिंग फॉर द टोटल एनर्जी फ्रॉम 1971 टू 2006 कि ये जो पिक्चर है ये हमें दिखा रही है रेन्यूएबल एनर्जी का यूज़। अब रेन्यूएबल एनर्जी क्या होती है पर्टिकुलरली? रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है वो वाली एनर्जी जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करती और जो हमारे पास अनलिमिटेड होती है। जैसे कि जो हमें सन से एनर्जी मिलती है, जो हमें विंड से एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम सन से एनर्जी कैसे लेते हैं? सोलर पैनल से, और विंड से कैसे लेते हैं? विंड मिल से। तो वो एनर्जी पूरी की पूरी टोटल एनर्जी, यानी कि कोल वगैरह से भी बनी होगी, जो टोटल पूरी की पूरी एनर्जी में से रेन्यूएबल एनर्जी पर्टिकुलरली कितनी यूज़ हुई है इस ईयर से इस ईयर तक, इसके बारे में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली। तो ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी कि जब भी हमें लिखना हो इंट्रोडक्शन, तो ये जो स्टेटमेंट हमें यहाँ तक दी होती है ना, मेन स्टेटमेंट, इसके बाद तो ये दिया होता है समराइज द इन्फॉर्मेशन सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। इसका मतलब यही होता है कि आपको टास्क लिखना है, आपको मेन फीचर्स लिखने हैं और उसके साथ साथ कंपैरिजन करना है। तो ये तो हम छोड़ते होते हैं, हर बार हम सिर्फ इसे ही रिफ्रेज करते हैं। तो इसे हमने कैसे रिफ्रेज किया है? द पिक्चर बिलो को मैंने लिखा है यहाँ पे द लाइन ग्राफ, उसके बाद इन्होंने शोज लिखा था तो मैंने उसके लिए लिखा है इलस्ट्रेट। इन्होंने लिखा था द यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी अकाउंटिंग फॉर द टोटल एनर्जी, कि सारी एनर्जी में से रेन्यूएबल एनर्जी कितनी यूज़ हुई, तो उसे मैंने लिखा है द यूटिलाइजेशन। ये मैंने यूज्ड को लिखा है कि जो यूटिलाइजेशन है ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी की। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं लिखना पहले भूल गई थी, कंप्राइजिंग ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि सारी एनर्जी में से इन डिफरेंट नेशंस। ये इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 नेशंस हमें दिए हुए हैं, 6 कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं। तो पर्टिकुलरली मैंने लिख दिया इन डिफरेंट नेशंस। इसके लिए फ्रॉम 1971 टू 2006, यहाँ पे इन्होंने भी सेम लिखा था, फ्रॉम 1971 टू 2006, और मैंने भी यही सेम लिखा है। अब देखो, ये मैंने जो है स्टेटमेंट को ही दोबारा लिखा है अपनी वर्डिंग में। अभी हमें लिखना है ये बीपी, यानी कि बॉडी पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ, जिसमें हम इन लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना होता। जब भी हमें ऐसे ग्राफ दिए हो, हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मोस्ट प्रॉबेबली हम इसका ट्रेंड बताएंगे कि कैसा है, यानी कि ये फिगर जा कैसे रही है, फ्लक्चुएट हो रही है या फिर इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ऐसे फिगर जाए यानी कि आगे को जाए उसे हम इंक्रीज़ बोलते हैं, यानी कि बढ़ना, और जो नीचे को जाए उसे हम डिक्रीज़ बोलते हैं, यानी कि घटना, और जो ऐसे रहे इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि जो चेंज ना हो, और अगर ऐसे कभी बढ़ रही है कभी घट रही है इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटेड। और अब हम करने वाले हैं इसमें कि हम ट्रेंड्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद आप फर्स्ट और लास्ट ईयर का डाटा भी बता सकते हो, लेकिन बीच का हर एक डाटा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि राइटिंग में आप सिर्फ 150 से 180 वर्ड्स लिख सकते हो राइटिंग टास्क 2 में, सॉरी राइटिंग टास्क 1 में पर्टिकुलरली। इससे कम नहीं होने चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादा का हमें इस तरह के ग्राफ में ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने किसका किया है? फिनलैंड का। ये देखो ऐसे हमें दी हुई है फिनलैंड की। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्टिंग से करूँगी।
तो यहाँ पे 25 से कुछ कम इसकी फिगर हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद ये डिक्रीज़ हो रहा है, पर्टिकुलरली यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ तक डिक्रीज़ है। तो ये भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि इस ईयर में ये यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ। उसके बाद ये कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, और लास्ट में वही पॉइंट पे ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट पॉइंट पे था। तो देखो मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले मैंने कनेक्टर लिखा है विद रिगार्ड्स टू, यानी कि अगर हम बात करें द रेन्यूएबल एनर्जी यूज फ्रॉम ओवरऑल एनर्जी, कि जो पूरी की पूरी रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ हुई है सारी की सारी एनर्जी में से। अगर आप टॉपिक को बार बार नहीं लिखना चाहते तो बेटर आप पहले ही लिख दो, इसके वजह से आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप कनेक्टर में ही लिख देते हो अपना टॉपिक। तो मैंने बोला है यहाँ पे कि अगर हम बात करें जो रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ हुई है सारी की सारी एनर्जी में से। उसके बाद मैंने सबसे पहले कंट्री का नेम लिखा है, दैट इन फिनलैंड द फिगर स्टार्टेड फ्रॉम 25%, की जो फिगर है वो 25% के अंडर, यानी कि 25% से थोड़े से कम से स्टार्ट हुई है 1971 में, विच फेल टू ऑलमोस्ट 17% इन 1981, जो कि 17% तक कम हो गई है 1981 तक। डिस्पाइट शोइंग सम फ्लक्चुएशन, हालांकि इसने कुछ फ्लक्चुएशन यानी कि कभी कम हुई है कभी बढ़ी है ऐसा ट्रेंड दिखाया है। द फिगर हिट्स इट्स इनिशियल पॉइंट इन 2006, इस फिगर ने हिट किया है अपना इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिस पे ये पहले थी वही पॉइंट 2006 में। इनिशियल होता है फर्स्ट। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पहले 25, उसके बाद सबसे कम यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ही 17 हो गई थी। मैंने ईयर के साथ डिस्क्राइब कर दिया। फिर मैंने बोला चाहे कि इसने कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई, लेकिन एंड में इसने अपने इनिशियल यानी कि पहले वाले पॉइंट को ही हिट कर दिया। तो यहाँ पे आप हर एक में से कैसे यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले आपको जो भी कंट्री का या फिर जिस भी फिगर का डाटा दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि आप टॉपिक मेन यहाँ पे लिखोगे, जो फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो लिख दो और ईयर लिख दो। फिर आप बताओगे कि ये रोज़ हुई है या फेल हुई है, यानी कि बढ़ी है या कम हुई है, 1-2 ईयर तक आप इसे बता सकते हो। फिर आप ये लाइन बिल्कुल सेम यूज़ कर सकते हो कि डिस्पाइट शोइंग सम फ्लक्चुएशन, हालांकि इसने कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई है। यहाँ पे कॉमा कंपल्सरी है क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी लग सकते हो द फिगर रीच्ड टू, अगर ये इनिशियल पॉइंट को हिट नहीं कर रही, किसी और ग्राफ में आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो द फिगर रीच्ड टू, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसने अपने इनिशियल पॉइंट को हिट किया। तो ये आप मोस्टली हर एक ग्राफ में यूज़ कर सकते हो और आपको ये भी पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे यूज़ करना है। उसके बाद देखो डेनमार्क की फिगर। डेनमार्क जो है ये वाला है, ये पर्टिकुलर, और ऐसी फिगर यहाँ पे दी हुई है। अब मैं अगर डेनमार्क का देखूं तो सबसे कम वाला पॉइंट इसका ये वाला है जो कि 10 पे आ रहा है, और इसके सबसे ज़्यादा वाला पॉइंट ये वाला है जो कि 15 और 20 के बीच बीच में आ रहा है, यानी कि 15 से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 10 और 20 के बीच बीच में रही, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट 15 तक नहीं है, ये उससे ऊपर है। तो मैंने इसे कैसे लिखा है देखिए, इन डेनमार्क, अगेन मैंने कंट्री का नाम पहले लिखा है। एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो रेंज की बिटवीन 10% एंड 20% थ्रू आउट द टाइम पीरियड गिवन, कि जितना भी समय हमें दिया हुआ है उसमें जो फिगर है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है डेनमार्क की, वो किस किस के बीच में रही, 10% और 20%। रेंज बिटवीन की जगह आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, फ्लक्चुएटेड बिटवीन 10% एंड 20%। तो फ्लक्चुएटेड बिटवीन वाला सेंटेंस भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, अ लेवल आउट। अब जर्मनी का जो है ये फिगर आ गया, ये जर्मनी का देखो यहाँ तक ये जो है ऑलमोस्ट सेम रहा, ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ और आखिर में ये कितना हो गया, 10% से कुछ ज़्यादा हो गया। तो जर्मनी का मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव के साथ लिखा है। एडजेक्टिव क्या होता है कि कैसा ट्रेंड इसका रहा, उसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। हम हमेशा एडजेक्टिव के पहले अ लिखते हैं अगर हम एडजेक्टिव स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं। अ लेवल आउट, लेवल आउट का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि बिना चेंज के। अ लेवल आउट कैन बी सीन इन जर्मनी, ये मैंने जी बड़ी करके लिखी है यहाँ पे, क्योंकि कंट्री का नेम हम हमेशा फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखते हैं। तो एक लेवल आउट देखा जा सकता है जर्मनी में टिल 1986 तक। यहाँ में
1986 तक जो है जर्मनी में हम क्या देख सकते हैं, लेवल आउट यानी कि विदाउट चेंज है। उसके बाद ये बढ़ी है, उसके बाद मैंने लिखा है आफ्टर विच, जिसके बाद इट शार्पली एस्केलेटेड। यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ एडवर्ब यूज़ किया है, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है उसके पीछे मैंने एल वाई लगाया और उसे वर्ब की फॉर्म के साथ यूज़ किया है कि उसके बाद जो फिगर है ये एस्केलेट हुई है। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ रही है, शार्पली एकदम बढ़ रही है, टू ऑलमोस्ट 17% तक लास्ट गिवन ईयर में, यानी कि मैंने लास्ट ईयर की परसेंटेज बता दी इसकी और सिंपली ट्रेंड बता दिया, यानी कि हर एक परसेंटेज नहीं बताई। तो आपको भी ऐसे ही करना है इस तरह के ग्राफ में। उसके बाद हमें सेकंड पैराग्राफ बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, हम सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे। उससे पहले हम सेकंड पैराग्राफ में अगेन जो है हमारा टॉपिक पहले लिख देंगे। व्हेन इट कम्स टू, ये आप सेम लिख सकते हो और एक में, उसके बाद आप टॉपिक लिख सकते हो, द रेन्यूएबल एनर्जी कंप्राइजिंग ऑफ टोटल एनर्जी, कि जो रेन्यूएबल एनर्जी यूज्ड हुई सारी की सारी एनर्जी में से। तो अब हम बात करने वाले हैं अगली कंट्री की, जो कि हमारी है यूनाइटेड किंगडम। तो देखो यहाँ पे बहुत ही स्लाइड डॉट्स हैं, तो ये इसका है, ये ज़ीरो से थोड़ी सी ही आगे है तो हम इसे निग्लिजिबल बोल सकते हैं, यानी कि जो आंकी भी नहीं जा सकती, जिसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसे हम निग्लिजिबल बोलते हैं। ये निग्लिजिबल थी फर्स्ट ईयर में, उसके बाद ये बढ़ती रही और लास्ट ईयर में 5% के नज़दीक पहुँच गई। तो देखो इसे मैंने कैसे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले टॉपिक लिखा, फिर मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज बताने की कोशिश की है। नेग्लिजिबल मतलब जो मापी भी ना जा सके, जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। पावर वॉज यूज्ड, जो मापी भी ना जा सके इतनी पावर यानी कि एनर्जी इस्तेमाल हुई थी इनिशियल ईयर में। विच शोड अ राइजिंग ट्रेंड, जिसने राइजिंग ट्रेंड दिखाया। एंड वॉज नोटिस्ड टू बी, और नोटिस हुई 5% इन 2000। यहाँ पे मैं कंट्री का नेम लिखना भूल गई हूँ, तो इन यूनाइटेड, यहाँ पे द आएगा, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप यूएस लिख रहे हो, यूके लिख रहे हो, तो आपको द उसके आगे लगाना ही पड़ेगा, वो कंपल्सरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने परसेंटेज सबसे पहले बता दी, फिर उसके बाद विच लगा के हमने लिख दिया कि उसने कैसा ट्रेंड दिखाया, और उसके बाद वो कितने पे नोटिस हुई थी लास्ट ईयर में, वो लिख दिया, और कंट्री का नाम हमने एंड पे लिखा है। अब फ्रांस की बात करते हैं, तो जो फ्रांस की आपके पास फिगर है ये वाली, ये ऑलमोस्ट 1991 तक 10% के आसपास घूमती रही, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीज़ होगी 15% तक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रॉम 1971 टू 1991, यानी कि जब तक ये 10 के आसपास घूम रही थी, पहले मैंने वो टाइम पीरियड लिख दिया कि फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। द प्रपोर्शन इन फ्रांस की, जो फ्रांस का प्रपोर्शन था, यानी कि जो फ्रांस की परसेंटेज थी, वो हॉवर हुई है। हॉवर का मतलब होता है आसपास रही है 10% के। आफ्टर 1991, इससे भी कॉम्प्लेक्स बनता है, आप ईयर का नाम लिखने से पहले अगर आफ्टर लिखते हो तो। आफ्टर 1991 ये बढ़ गई, इट रोज टू ऑलमोस्ट 15%, ये 15% तक बढ़ गई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो हमें दिया हुआ है ये वाला, यानी कि ये वाली फिगर, इसने सारे ही ईयर्स फ्लक्चुएशंस दिखाई हैं, और एंड में ये 15 से थोड़ी सी ज़्यादा है, और स्टार्ट हुई थी ये 0% से कुछ आगे से। तो हम इसे फ्लक्चुएशन और ओवरऑल इंक्रीज बोल सकते हैं। देखो ये चाहे बढ़ रही है यहाँ पे और फिर कम हो रही है, लेकिन ये ओवरऑल बढ़ती जा रही है, थ्रू आउट द पीरियड ये बढ़ी है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है, द लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट आएगा यहाँ पे, कि जो लाइन है यूनाइटेड स्टेट्स की, विटनेस, उसने विटनेस किया, यानी कि उसने जो है ट्रेंड विटनेस किया, जो कि था ओवरऑल इंक्लाइनिंग ट्रेंड। उसने पूरा का पूरा ओवरऑल इंक्लाइनिंग ट्रेंड विटनेस किया, डिस्पाइट ऑफ शोइंग सम फ्लक्चुएशन थ्रू आउट, चाहे कि उसने सम फ्लक्चुएशंस दिखाई बीच बीच में। तो अगर आपने ऐसा ही लिखना है, यानी कि कोई फिगर है जो ओवरऑल कुछ ट्रेंड दिखा रही है लेकिन बीच बीच में फ्लक्चुएट हो रही है,
तो उसके लिए आप उसका जो लिख सकते हो कि इसकी फिगर ने जो है ऐसा ट्रेंड दिखाया है, चाहे कि इसने कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई थी। सबसे पहले आप ओवरऑल ट्रेंड लिखोगे, देन फ्लक्चुएशंस वाली लाइन, और डिस्पाइट से कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे आप कॉमा कंपल्सरी यूज़ करोगे। मूविंग टू द ओवरऑल, ओवरऑल में हम हमेशा स्ट्राइकिंग फीचर्स लिखते हैं और वो फीचर्स लिखते हैं जो मेन होती हैं। तो यहाँ पे देखो इस ग्राफ में तो मेन फीचर क्या है, हर एक कंट्री ऑलमोस्ट पीछे की ईयर्स में बढ़ रही है, लेकिन थ्रू आउट द पीरियड गिवन, जितना भी समय हमें दिया हुआ है, जो फिनलैंड की फिगर है यानी कि जो सबसे ऊपर वाली फिगर है, ये सबसे ज़्यादा ही रही है। तो मैं इसे ही लिखने वाली हूँ। तो मैंने देखो ऐसा लिखा है, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ये देखा जा सकता है, ऑल दो, चाहे कि एवरी कंट्री शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, हर एक कंट्री ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है, फिनलैंड रिमेन्ड द हाईएस्ट इन द गिवन टाइम पीरियड, फिनलैंड सबसे हाईएस्ट में रहा है इस टाइम पीरियड में जो हमें दिया हुआ है। लेकिन अगर आप टॉपिक को थोड़ा सा मेंशन करके इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ये देखा जा सकता है, ऑल दो एवरी कंट्री शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, चाहे कि हर एक कंट्री ने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया, बट फिनलैंड रिमेन द हाईएस्ट इन जनरेटिंग एंड यूजिंग रेन्यूएबल एनर्जी अमंग द अदर कंट्रीज, कि जो फिनलैंड है वो हाईएस्ट रहा जनरेट करने में भी, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने बनाई भी है और यूज़ भी की है रेन्यूएबल एनर्जी। अमंग हम कब लगाते हैं, जब हमने बोलना है कि सारी कंट्रीज़ में से इसने, तो सब में से, अदर कंट्री में से फिनलैंड हाईएस्ट रहा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लाइन ग्राफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आपको जिस भी ग्राफ में या फिर आपको टास्क 2 में जिसमें भी दिक्कत है उसके बारे में आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो।